साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में अब 8, 9 और 10 सितंबर की सुनवाई में आगे क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सारे बिंदु एक एक शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में होंगे। चाहे वो एमआरसी का मुद्दा है, चाहे वो बीएड का मुद्दा है, चाहे वो आंसर की का मुद्दा है, चाहे वो चयनित अभ्यर्थियों का मुद्दा है, चाहे वो यूआर श्रेणी के मुद्दा है, तो सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ गया है जहां आने वाले दिनों में केवल एक नई मेरिट लिस्ट की चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह तय करने की दिशा में सुनवाई होगी कि नई मेरिट में आए अभ्यर्थियों, पहले से कार्यरत शिक्षकों और उपलब्ध रिक्त पदों के बीच अंतिम समाधान कैसे निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त की सुनवाई में यह संकेत दे दिया था कि इस मामले को अब लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। तो उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय ने 8, 9 और 10 सितंबर 2026 को लगातार सुनवाई करने की बात कही है और अभ्यर्थियों के भविष्य को लंबे समय तक अनिश्चितता में रखने पर चिंता भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। तो साथियों, 8, 9 और 10 सितंबर की सुनवाई इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जो सरकार ने अपनी पुरानी वाली लिस्ट 8,270 की कोर्ट में जमा की थी, तो उसका एक छोटा सा विवरण समझते हैं। संशोधित डेटा में 8,270 अभ्यर्थियों का विवरण उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक नहीं है, इसमें उनका भी डाटा था। इनमें 3,324 ओबीसी अभ्यर्थियों का उल्लेख था और पिछली सूची में शामिल 4,946 ऐसे अभ्यर्थियों का भी जिक्र है जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब यह अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा है। नियुक्ति के लिए यह देखना होगा कि इसमें कितने अभ्यर्थी संशोधित मेरिट में अंतिम रूप से पात्र हैं और उनकी शैक्षिक पात्रता क्या है, आरक्षण की स्थिति क्या है और उनके लिए वास्तविक रूप से कितने पद उपलब्ध हैं। यही कारण है कि अब 69,000 भर्ती में सबसे बड़ा सवाल नाम कितने हैं से आगे बढ़कर वास्तविक पात्र दावेदार कितने हैं और उनके सामने वास्तविक पद कितने हैं, यह बन गया है। अब आते हैं 4,946 पुराने चयनित अभ्यर्थियों पर। सरकार ने प्रस्तुत डेटा के अनुसार पिछली सूची में 4,946 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और इन्हें संशोधित मेरिट में शामिल किया गया है। उपलब्ध विवरण में इन 4,946 के अंदर 2,649 बीएड और 2,297 बीटीसी और डीएलएड थे। अब यही वह बिंदु है जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनवाई के दौरान जब सवाल उठा कि जिन अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति का अवसर दिया गया और जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें दोबारा नई सूची में क्यों शामिल किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि यदि कोर्ट निर्देश देगा तो उन्हें सूची से हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य ने उन्हें मेरिट में होने के कारण सूची में शामिल किया था। इसी के साथ साथ आंसर की प्रकरण भी यहाँ आता है जो क्वेश्चन नंबर 60 को लेकर है, जिसमें 1240 अभ्यर्थी मेरिट में आ सकते हैं। उपलब्ध एफिडेविट समरी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 60 में एक अतिरिक्त अंक मिलने से 1240 अभ्यर्थी नई सूची में आए हैं। इनमें 228 बीएड हैं और 1012 बीटीसी और डीई
हमें यह देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों की नई मेरिट में स्थिति क्या है, इनमें से कितने पहले से किसी अन्य सूची में शामिल हैं और उपलब्ध रिक्तियों के साथ इनका वास्तविक संबंध क्या है, यह भी इस नई सूची में पता लग जाएगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब नई सूची राज्य सरकार द्वारा AOR के माध्यम से दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को नई चयन सूची क्यों महत्वपूर्ण है। अब न्यायालय के सामने केवल पुरानी सूची पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। यदि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार की गई है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि नई मेरिट में कौन ऊपर आया, कौन बाहर हुआ, किस श्रेणी में कितने अभ्यर्थी आए, कितने अभ्यर्थी पहले से नौकरी में हैं, कितने अभ्यर्थी नौकरी में नहीं हैं, कितने बीएड हैं और कितने बीटीसी और डीईएलएड हैं। सबसे महत्वपूर्ण, नई मेरिट के बाद वास्तविक रिक्त पदों का क्या गणित बनता है जो अब नई सूची बनकर आएगी। सरकार ने जुलाई में दाखिल हलफनामे में कहा था कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर असर नहीं पड़ेगा और संशोधित मेरिट में योग्य पाए जाने वाले नए अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त करने का रास्ता अपनाया जा सकता है। इस प्रस्ताव से विवाद का केंद्र कुछ हद तक बदल जाता है। अब लड़ाई नौकरी बचाने से आगे बढ़कर समायोजन की हो गई है। अगर सरकार का प्रस्ताव स्वीकार होता है तो एक तरफ पहले से कार्यरत शिक्षकों को बनाए रखने की कोशिश होगी और दूसरी तरफ संशोधित मेरिट में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के माध्यम से समायोजित करने का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, उपलब्ध रिक्तियां कितनी हैं और उनके मुकाबले अंतिम रूप से पात्र दावेदार कितने हैं। अगर पद ज्यादा और पात्र दावेदार कम हैं तो रास्ता आसान हो सकता है। अगर दावेदार ज्यादा हैं और पद कम हैं तो फिर मेरिट प्लस आरक्षण प्लस एमआरसी प्लस पात्रता प्लस श्रेणी और प्लस लागू नियम, इन सभी का महत्व बढ़ जाएगा और यह मामला एमआरसी की तरफ चला जाएगा। अब यहां बीएड का भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के एफिडेविट समरी में 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के नए चयन के लिए पात्र नहीं माना गया। इसलिए 2649 बीएड अभ्यर्थियों की स्थिति को केवल यह देखकर तय नहीं किया जा सकता कि उनका नाम संशोधित मेरिट में आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिछली वाली सूची यहां दाखिल की गई थी। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी पात्रता किस समय और किस नियम के आधार पर देखी जाएगी। वे पहले किस प्रक्रिया में चयनित हुए थे, उनकी नियुक्ति हुई थी या नहीं हुई थी और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उनके मामले में वर्तमान में कार्यरत बीएड शिक्षकों के मामले को एक जैसा माना जाएगा। यही कारण है कि बीएड के प्रश्न पर एक ही निष्कर्ष अभी अभ्यर्थियों पर लागू करना उचित नहीं है। अब 8, 9 और 10 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। 3 लगातार दिनों की सुनवाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। न्यायालय के सामने अब केवल यह सवाल नहीं होगा कि गलती हुई है या नहीं, अब व्यवहारिक सवाल भी सामने यह है, अगर गलती हुई है तो उसका सुधार कैसे होगा, नई मेरिट कैसे लागू होगी, पहले से नियुक्त शिक्षकों के साथ क्या होगा, नई मेरिट में आने वालों को कैसे समायोजित किया जाएगा। 4946 जो पुराने चयनित लेकिन कार्यभार न ग्रहण करने वाले की स्थिति क्या होगी। बीएड और डीईएलएड
अभ्यर्थियों की अलग अलग स्थिति क्या होगी और एमआरसी और आरक्षण का अंतिम गणित क्या होगा और उपलब्ध रिक्त पदों में कितने पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सकता है। यही कारण है कि सितंबर की सुनवाई को केवल अगली तारीख समझना सही नहीं होगा। यह सुनवाई मामले के व्यवहारिक समाधान की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि अंतिम परिणाम वही होगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में तय करेगा। अब यहाँ AOR के माध्यम से अलग अलग मुद्दों को व्यवस्थित करना भी महत्वपूर्ण है। अब जब मामला अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है तो अलग अलग पक्षों के लिए अपनी अपनी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि 2-3 दिन से एक सोशल मीडिया पे श्रेणीवार जो बंटवारा किया गया है वह लिस्ट घूम रही है, तो उसी के अनुसार हम बताते हैं। यदि वो लिस्ट सही होती है तो वह बहुत अच्छी लिस्ट है, लेकिन हम अपना भी आकलन बताते हैं। जैसे पहली श्रेणी, इसमें पहले से कार्यरत शिक्षक भी होंगे। दूसरी श्रेणी में संशोधित मेरिट में आने वाले लेकिन अभी नियुक्त न हुए अभ्यर्थी भी इसमें होंगे। तीसरी श्रेणी पहले से चयनित हुए लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले 4,946 अभ्यर्थी भी इसमें होंगे। चौथी श्रेणी बीएड अभ्यर्थियों की होगी। पांचवी श्रेणी बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की होगी और छठी श्रेणी एमआरसी या आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों की होगी। तो साथियों, AOR के माध्यम से अलग अलग मुद्दों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है तो न्यायालय के सामने विवाद के प्रत्येक हिस्से की वास्तविक स्थिति अधिक स्पष्ट तरीके से रखी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सीट वर्सेस कैंडिडेट का गणित यहाँ पर आ जाता है। पूरे मामले को यदि एक सरल गणित में समझे तो हमारे सामने 3 बड़े समूह हैं। एक पहले से कार्यरत 67,867 शिक्षक, 2 संशोधित डेटा में सामने आए 8,270 अभ्यर्थी जैसी सरकार की पुरानी लिस्ट है। तीसरा, इनमें से अंतिम रूप से पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी और उनके उपलब्ध वास्तविक रिक्तियां। यहीं से अंतिम समाधान का गणित निकलेगा। अब 69,000 भर्ती का सबसे बड़ा सवाल, एमआरसी लागू होगा या नहीं, बीएड सुरक्षित है या नहीं, नई मेरिट बनेगी या नहीं। लेकिन अब एक नया सवाल इन सभी सवालों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि नई मेरिट के बाद अंतिम रूप से पात्र दावेदार कितने हैं और उनके सामने वास्तविक रिक्त पद कितने हैं। सितंबर की सुनवाई में असली परीक्षा सिर्फ सरकार की नहीं होगी, पूरे मामले के आंकड़ों, नई मेरिट और सभी पक्षों के दावों की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। पद कितने हैं, अंतिम दावेदार कितने हैं और किसे किस आधार पर समायोजित किया जाएगा, यही 69,000 शिक्षक भर्ती का अब सबसे बड़ा गणित है। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।